field splitting in tetrahedral complexes। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चतुष्फलकीय संकुल की संरचना है। हम जानते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर यहाँ पर एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 मिनट के स्थिति पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर कोई भी लिगेंड एक्सिस पर न उपस्थित रहकर एक्सिस के मध्य में, अक्षों के एक्स वाई और जेड एक्सिस के मध्य में उपस्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह से उन ऑर्बिटल्स की डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा में वृद्धि होगी या उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा जो कि एक्सिस के मध्य में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह हम देखें कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वहाँ पर एक्सिस के मध्य में उपस्थित रहने वाले जो डी ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड तथा डी वाई जेड, इनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी कि हम कहें कि जो T2 सेट है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तथा जो ई सेट है उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। यानी कि जो एक्सिस पे जो लोब्स उपस्थित होते हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर, इनका जो ई सेट है वो यहाँ पर हम देखें कि उसकी ऊर्जा बैरी सेंटर की ऊर्जा से कम हो जाती है। यहाँ पर हम एक बात और ध्यान दें कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पर हम जो ये ऑर्बिटलों के सेट हैं उनके लिए जी जो सफिक्स यहाँ पर लगता था उसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उनमें समरूपता केंद्र, सिमेट्री सेंटर नहीं पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटलों का सेट है उसके लिए हम T2 का इस्तेमाल करते हैं तथा जो नीचे वाले जो सेट हैं उनके लिए हम ई सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जब हम चतुष्फलकीय संकुल और अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसका मान जो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर यदि हमारे पास या तो वीक फील्ड लिगेंड उपस्थित हो या फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उपस्थित हो, जो उनमें पेयरिंग नहीं होती है क्योंकि स्प्लिटिंग कम होती है। यानी कि T2 सेट और ई सेट के बीच जो ऑर्बिटलों के सेट हैं उनके बीच जो एनर्जी गैप है वो कम होता है और अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से ई सेट के बाद ये T2 सेट में ये जंप कर जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तुलना में यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो रही है वह उल्टी हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्प्लिटिंग की मात्रा है वह भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तुलना में कम होती है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें कि यदि यहाँ समान धातु हों और समान लिगेंड हों और साथ ही साथ लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच की दूरी भी यदि समान हो तो यहाँ पर जो चतुष्फलकीय संकुल के लिए जो डेल्टा टी का मान है तथा अष्टफलकीय संकुल के लिए जो डेल्टा ओ या डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का मान है उसमें इस प्रकार से संबंध मिलता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के, या हम कहें कि ये डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 0.45 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कम होती है और इसीलिए यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो रही है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है इसलिए यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
इसका उदाहरण हम एक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर है टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2- आयन। यहाँ पर जब हम निकल, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है और यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ पर जो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, वो D8 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनों जो है का वितरण होगा। इसमें पहले इलेक्ट्रॉन ई में जाएंगे और उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन ई में जाने के बाद फिर जो तीसरा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन होता है वह जाएगा T2 में, और उसके बाद जो छठा, सातवां और आठवां इलेक्ट्रॉन होगा वह वहाँ पर पेयरिंग उनकी हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर चूंकि एक भी आंतरिक डिकक्षक मौजूद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 प्रकार का होगा। और साथ ही चूंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए ये हाई स्पिन संकुल होगा। साथ ही यह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित उपस्थित हैं, इसकी वजह से यह पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग समतलीय उपसंयोजन संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। जैसे कि आप यहाँ पर एक संरचना देख रहे हैं, वर्ग समतलीय जो संकुल होते हैं उनमें जो लिगेंड होते हैं वह आप देख रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस की दिशा में निर्दिष्ट होते हैं। और इसीलिए जब ये लिगेंड्स जो है एक्स और वाई एक्सिस की दिशा पे निर्दिष्ट होते हैं, तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पर पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनके में ज़्यादा रिपल्सन होगा और फलतः उनकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि मुख्य रूप से चूंकि यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय जो संरचना होती है, वहाँ पर हम देखेंगे कि जेड एक्सिस पर कोई भी लिगेंड उपस्थित नहीं होता है। जो लिगेंड है वो केवल एक्स और वाई एक्सिस पर ही उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सबसे अधिक जो रिपल्सन होगा वो dx² y² ऑर्बिटलों के लिए होगा और उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इसके अलावा हम देखें कि उसके बाद चूंकि यहाँ पर प्लेन पर dxy के लोब्स भी उपस्थित हैं, लेकिन ये एक्सिस के बीच में उपस्थित हैं, इसलिए इनमें भी रिपल्सन होगा, लेकिन उनमें जो रिपल्सन होगा वह dx² y² की तुलना में कम होगा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें जो जेड एक्सिस है वहाँ पर ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो 2 और यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे dyz तथा dxz, जो कि यहाँ पर प्लेन के लंबवत उपस्थित रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा में यहाँ पर क्योंकि वो सबसे कम रिपल्सन फील करेंगे, इसलिए जो उनकी ऊर्जा होती है वह बैरी सेंटर की तुलना में काफ़ी नीचे होती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होगी वो सबसे ऊपर होगी, वो dx² y² होगा, उसके नीचे dxy ऑर्बिटल होगा और उसके नीचे जो बेरी सेंटर के लगभग होगा वो होगा dz² होगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर में हम देख रहे हैं कि dz² लोब पर कोई लिगेंड उपस्थित नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि उसके नीचे dxz तथा dyz इनकी ऊर्जा बेरी सेंटर से नीचे होगी। तो इस प्रकार यदि हम वर्ग समतलीय संकुल, चतुष्फलकीय संकुल तथा अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की तुलना करें तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो स्प्लिटिंग होती है वो डेल्टा sp यानी कि वर्ग समतलीय में होती है। उससे कम जो होती है वह है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल की होती है और उससे सबसे कम जो स्प्लिटिंग होती है एनर्जी वो होती है डेल्टा टेट्राहेड्रल की होती है। इस प्रकार यह भी देखा गया है प्रायोगिक तौर पर कि डेल्टा sp का जो मान है वह 1.33 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम एक वर्ग समतलीय संकुल का उदाहरण भी ले सकते हैं। टेट्रासाइनाइडो निकलेट
2- आयन। चूँकि यहाँ पर जो साइनाइड लिगेंड है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनों के युग्मन हो जाने की वजह से यहाँ पर जो 5d ऑर्बिटल में से एक d ऑर्बिटल जो होगा n-1 d ऑर्बिटल है वह रिक्त होगा और इस तरह से यहाँ पर जो संकरण होगा वह dsp2 प्रकार का संकरण होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो संरचना होगी वह स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इस प्रकार हमने भिन्न भिन्न प्रकार के संकुलों में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का अध्ययन कर लिया है। इस तरह से हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा हम संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण तथा इनके स्थायित्व के विषय में जान सकते हैं। इसके अलावा संकुल यौगिकों का एक और महत्वपूर्ण गुण है जिसकी व्याख्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर बहुत अच्छे से की जा सकती है, वह है संकुल यौगिकों का रंग। हम जानते हैं कि जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो उनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि ये विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। इनका जो रंगों का विस्तार है वह बहुत अधिक होता है और इसकी व्याख्या हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं। यह देखा गया है कि जब संकुल यौगिक के विलयन पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो ये श्वेत प्रकाश में से कुछ तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लेते हैं। अतः अब सैंपल में से होकर बाहर निकलने वाला जो निर्गत प्रकाश होता है वह अब श्वेत रंग का नहीं रह जाता है। निकलने वाला जो प्रकाश है उसका रंग अवशोषित रंग का पूरक रंग होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई संकुल हरे रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है तो वह उत्सर्जित होने वाला जो प्रेक्षित होने वाला रंग होता है वह लाल रंग का होता है। यानी कि यहाँ पर जो संकुल यौगिक है वो जिस सफ़ेद प्रकाश में से जिस तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेता है तो और अवशोषित करने के बाद इसमें से जो निर्गत प्रकाश है वह जो बची हुई तरंग दैर्ध्य होते हैं उनके द्वारा निर्गत प्रकाश का रंग का निर्धारण किया जाता है। इसे हम इस कलर व्हील के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर कलर व्हील में आपको दिखाई दे रहा है कि यदि कोई संकुल यौगिक या कोई सैंपल यदि ऑरेंज कलर के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो वह उसके पूरक रंग यानी कि ब्लू नीले रंग का दिखाई देगा। यदि कोई लाल रंग के प्रकाश रेड कलर के को अवशोषित करेगा तो वह हरे रंग का दिखाई देगा। और ये जो है वह प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर भी यह पाया गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3- आयन। ये देखा गया है कि जब इस सैंपल पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो यह 310 नैनोमीटर वाले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। यानी कि यह अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करता है और जिसके फलस्वरूप यह पेल येलो रंग का दिखाई देता है। इसी तरह से हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन यह 475 नैनोमीटर के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। यानी कि ये ब्लू कलर के को अवशोषित करता है, फलतः यह येलो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। इसी तरह से हेक्सा एक्वो टिटेनियम 3+ आयन यह जो कंपाउंड है वो 498 नैनोमीटर यानी कि येलो ग्रीन प्रकाश को अवशोषित करता है और इसलिए यह उसके पूरक रंग यानी कि लाल लोहित या पर्पल कलर का दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर हम
देखें कि हेक्सामीन एक्वा कोबाल्ट 3+ आयन, यह 500 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ब्लू ग्रीन कलर को अवशोषित करता है और इसीलिए यह रेड कलर का दिखाई देता है। इसी तरह से टेट्रा एक्वो कॉपर 2+ आयन, यहाँ पर हम देखें कि यह 600 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, यानी कि ये लाल रंग को अवशोषित करता है, फलतः यह हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इस आधार पर पूरक रंगों में दिखाई देने वाले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर का जो कारण है उसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं हेक्सा एक्वो टिटेनियम 3+ आयन की। ये जो कंपाउंड जैसे कि हमने देखा ये बैगनी रंग का होता है और साथ ही यह अष्टफलकीय संकुल है। यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो टिटेनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह होता है 3d2 4s2 और चूंकि यहाँ पर टिटेनियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है अतः यह यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, जिससे 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और d में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं और इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होता है यानी कि टिटेनियम 3+ का वो हो जाता है यहाँ पर 3d1। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है और तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पर T2 की ऊर्जा अधिक होती है जबकि T2G की ऊर्जा कम होती है। तो यहाँ पर जो पहला इलेक्ट्रॉन है वह T2G में जाता है और इस प्रकार से जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वह T2G1 Eg0 होता है। जब इसको श्वेत प्रकाश इस पर आपतित किया जाता है तो यह वहाँ से पीले हरे रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है और ऐसा अवशोषित करने के पश्चात यहाँ पर ये जो T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसके पास अधिक ऊर्जा हो जाती है अतः यह जंप करके Eg ऑर्बिटलों में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर यह अस्थायी होता है और इसकी वजह से यह स्थायित्व प्राप्त करने के लिए पुनः ही ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः T2G में वापस आता है और इस स्थिति में यह जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है Eg से T2G में वापस आते समय जितनी ऊर्जा ये उत्सर्जित करता है उस ऊर्जा से संबंधित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को या उस रंग को यह उत्सर्जित करने के कारण यह लाल लोहित रंग का या बैगनी कलर का हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यह मानती है कि जो संकुल यौगिकों का रंग होता है वह डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। यहाँ पर हम देखें कि एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि यहाँ पर संकुल में कोई लिगेंड नहीं होता है तो चूंकि लिगेंड अनुपस्थित रहेगा इसलिए क्रिस्टल फील्ड विपाटन भी नहीं होगा और जब क्रिस्टल फील्ड विपाटन नहीं होगा तो उस स्थिति में डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा। डी ट्रांजिशन ना होने की वजह से ना तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की ऊर्जा अवशोषित होगी और ना ही किसी प्रकार की ऊर्जा वहाँ पर उत्सर्जित की जाएगी, अतः जो कंपाउंड होगा वह रंगहीन होगा। इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हेक्सा एक्वो टिटेनियम क्लोराइड जो कॉम्प्लेक्स होता है यह भी देखा गया है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से यहाँ पर जो लिगेंड जो एक्वा लिगेंड है यह इसमें से बाहर निकल जाते हैं और एक्वा लिगेंड के बाहर निकल जाने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स जो कि पर्पल कलर का था अब रंगहीन हो जाता है। इसी तरह का उदाहरण हम कॉपर सल्फेट के कंपाउंड में भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी जो लिगेंड जो जल के रूप में उपस्थित है वह बाहर निकल जाने की वजह से यह नीले रंग से रंगहीन हो जाता है। इसी तरह से जो संकुल के रंग पर लिगेंड के प्रभाव को हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं हेक्सा एक्वो निकेल 2+ आयन। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण निकेल क्लोराइड
को जल में घोलने पर जब हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं, उसके फलस्वरूप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है हेक्सा एक्वो निकिल क्लोराइड। और इसका जो कलर होता है वह हरे रंग का होता है। यह देखा गया है कि जब इस हरे रंग के कॉम्प्लेक्स को हम समान अनुपात में इथिलीन डाइएमीन के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो उस समय ये जो इथिलीन डाइएमीन लिगेंड है वह एक्वा लिगेंड को रिप्लेस कर देती है। और चूंकि हम जानते हैं इथिलीन डाइएमीन एक द्विदंतर लिगेंड है, इसलिए एक इथिलीन डाइएमीन का अणु यहाँ पर दो जल के अणुओं को कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें से बाहर कर देता है। और इस प्रकार हमें हेक्सा एक्वो इथिलीन डाइएमीन निकिल 2+ यहाँ पर आयन प्राप्त होता है और इसका कलर अब हरे से हल्के नीले रंग का हो जाता है। इसी तरह से यदि हम इस कंपाउंड में हेक्सा एक्वो निकिल क्लोराइड में, जो कि हरे रंग का है, यदि 1:2 के अनुपात में इथिलीन का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर ले लें, तो ये देखा गया है कि अब इथिलीन डाइएमीन के 2 अणु एक्वा के 4 अणुओं को बाहर निष्कासित कर देते हैं और इस तरह से जो हमें कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है वह डाई एक्वा बिस इथिलीन डाइएमीन निकिल 2+ आयन के रूप में प्राप्त होता है और इसका जो कलर है वह नीले लोहित रंग का होता है। इसी तरह से यदि हम जो हेक्सा एक्वा निकिल क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स को 1:3 इथिलीन डाइएमीन सॉल्यूशन के साथ मिश्रित करते हैं, तो यहाँ पर जो इथिलीन डाइएमीन जो लिगेंड के अणु हैं वह जल के सभी अणुओं को, जल के जो बचे हुए 2 अणु हैं या सभी अणुओं को रिप्लेस कर देते हैं और स्वयं इसका स्थान ले लेते हैं और इस तरह से जो हमें कंपाउंड मिलता है वह ट्रिस इथिलीन डाइएमीन निकिल 2+ आयन प्राप्त होता है और इसका कलर बैगनी रंग का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे लिगेंड की स्थिति बदलती जाती है, लिगेंड रिप्लेस होते चले जाते हैं, उस वैसे वैसे संकुल यौगिकों का रंग भी परिवर्तित होता जाता है। इसी तरह से हम देखें कि कुछ जो रत्न होते हैं, जैसे कि माणिक्य जो कि गहरे लाल रंग का होता है या पन्ना जो कि हरे रंग का होता है, इनके रंग के पीछे भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जैसे कि जो माणिक्य होता है, जिसे हम रूबी कहते हैं, यह वास्तव में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो खनिज होता है उसमें यदि 0.5 से 1% तक क्रोमियम आयन के संकुल के अष्टफल की संकुल यहाँ पर उपस्थित हो जाए उसके जालक में, तो इस प्रकार जो माणिक्य हमें प्राप्त होता है। और ये इसी तरह से जो पन्ना हरे रंग का जो रत्न है वो एक बैरल नामक जो खनिज होता है, जिसमें कि बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट ये खनिज होता है और इसके जालकों में ये क्रोमियम 3+ आयन के जो संकुल उपस्थित होते हैं, इसकी वजह से इसका रंग हरे रंग का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल फ्रील थ्योरी है वह विभिन्न संकुल यौगिकों के रंग को भी कारण सहित स्पष्ट करती है। आइए अब हम जानते हैं एक विशेष प्रकार के संकुल यौगिकों को, जिन्हें हम धातु कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। इनमें किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? यह देखा गया है कि बहुत सी जो संक्रमण धातुएं होती हैं, ये कार्बोनिल लिगेंड के साथ होमोलैक्टिक कंपाउंड बनाती हैं। होमोलैक्टिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें कि एक ही प्रकार के लिगेंड्स उपस्थित होते हैं और ये जो लिगेंड है वो कार्बोनिल लिगेंड होते हैं। ये जो इनकी जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इनकी संरचना काफ़ी सरल होती है, स्पष्ट होती है तथा ये यौगिक बहुत अधिक स्थायी होते हैं। इनके स्थायित्व इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल या पेंटा कार्बोनिल आयरन या फिर हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम
ये इनके उदाहरण हैं। इसके अलावा हम द्विकेंद्रकीय कार्बोनिल कंपाउंड भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेका कार्बोनिल मैग्नीज, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स में दो धातु परमाणु उपस्थित हैं। इसी तरह से ऑक्टो कार्बोनिल कोबाल्ट, यह भी यहाँ पर धातु कार्बोनिल यौगिक का उदाहरण है। यदि हम देखें इन धातु कार्बोनिल कंपाउंड के स्थायित्व को, तो ये देखा गया है कि इनमें जो धातु और लिगेंड के मध्य आबंध होता है उसमें सिग्मा तथा पाई दोनों आबंधों के गुण पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे कि आप संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर एक धातु परमाणु है जिसके डी ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम देखें ये कार्बोनिल लिगेंड है। कार्बोनिल लिगेंड में यहाँ पर जो कार्बन होता है उसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह धातु के रिक्त डी कक्षकों को वह दान देता है, और जिसके फलस्वरूप धातु और कार्बन के बीच सिग्मा बंध बनता है। दूसरी ओर यहाँ पर हम देखें कि धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य एक पाई आबंध भी बनता है। यह पाई आबंध यहाँ पर जो धातु परमाणु के पूर्ण पूरित जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन जोड़ों को यहाँ पर लिगेंड के जो यहाँ पर कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है उसके रिक्त प्रति आबंधित पाई ऑर्बिटलों में यहाँ पर इसे डोनेट किया जाता है, और इसके फलस्वरूप यहाँ पर एक पाई आबंध का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर धातु तथा कार्बोनिल लिगेंड के बीच एक सहक्रियाशीलता को रिएक्टिविटी का प्रभाव दिखाई देता है, और यही जो सहक्रियाशीलता प्रभाव है वह धातु और कार्बोनिल यौगिकों के बीच बनने वाले जो धातु कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनके स्थायित्व का कारण होता है। इस तरह से हमने इस अध्याय में संकुल यौगिकों के क्या हैं, इनके बहुत से जो दैनिक जीवन में उपयोग है उनके बारे में जाना है। हमने इनकी संरचना किस प्रकार से होती है, संकुल यौगिकों के कौन कौन से भाग होते हैं इसके विषय में जाना है, तथा संकुल यौगिकों की संरचना या ज्यामिति को स्पष्ट करने वाले बहुत से सिद्धांतों जैसे कि प्रारंभिक वर्नर के सिद्धांत, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तथा उससे अधिक विकसित या एडवांस थ्योरी क्रिस्टल फ्यूल थ्योरी के विषय में जाना है।